Now, hello students. Now, welcome to Rashmi Singh classes. आज का टॉपिक है द दिल्ली सुल्तान थर्ड पार्ट. In the second part, we have studied about from garrison town to empire, means how the Delhi Sultanate expand and the masjid. In third part, we are going to study about the administration and consolidation under Khiljis and Tughlaqs. इसमें हम दो पार्ट में करेंगे. इस फर्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं रोल ऑफ स्लेव्स एंड इक्ता सिस्टम. क्लियर? तो फर्स्ट विल डिस्कस द रोल ऑफ स्लेव्स. तो द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सुल्तान नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. किसी भी एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए लॉयल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और रिलायबल गवर्नर्स की जरूरत पड़ती है. तो ये गवर्नर और ये एडमिनिस्ट्रेटर्स कहाँ से आएंगे, इसके बारे में दिल्ली सुल्तान क्या सोचते थे. तो विल टेक द एग्जांपल ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स. वो किस पे रिलाई करते थे? स्लेव्स पे. अकॉर्डिंग टू दिल्ली सुल्तान, slaves were much better than the aristocratic class. या जो नोबल क्लास थी उनसे बेटर स्लेव्स थे. the sultan can trust easily on the slaves. क्योंकि जो भी एरिस्टोक्रेटिक होते थे उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था. वो कभी भी रिवोल्ट कर सकते थे अगेंस्ट द सुल्तान. तो वो ट्रस्ट करते थे स्लेव्स के ऊपर. एंड द स्लेव्स वर केयरफुली ट्रेन्ड, और उनको बोला जाता था पर्शियन में बंदगान. तो इल्तुतमिश जो था वो अपने स्लेव्स के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता था, और जितनी भी हाई पोजीशन थी, गवर्नर्स थे, वो सब पोस्ट के लिए उन्होंने अपने स्लेव्स को अपॉइंट किया था. ठीक है, क्योंकि उनको ये मानना था कि जितना ट्रस्ट, क्योंकि ये जो हम गुलाम खरीदते हैं, स्लेव खरीदते हैं, द स्लेव्स वर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मास्टर्स. वो सिर्फ अपने मास्टर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, किसी और के ऊपर नहीं. तो इसी तरह टोटली ट्रस्ट सुल्तान भी अपने गुलाम के या अपने स्लेव के ऊपर कर सकता है. दैट्स व्हाई दे गेव द हाईएस्ट पोजीशन टू देयर स्लेव्स. जैसे अब कुतुबुद्दीन ऐबक था. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव इन मोहम्मद गौरीज आर्मी. उसको भी यहाँ पे सुल्तान की पदवी मिल गई जब यहाँ से मोहम्मद गौरी रिटर्न हुए. ठीक है. एंड इल्तुतमिश के बाद खालजी एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज द सेम प्रोसीजर. वही बंदगान वाला प्रोसीजर वो फॉलो करते रहे, क्योंकि उनको लगता था दिस इज करेक्ट. बट दिस सिस्टम ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. मीन्स, लेकिन ये जो सिस्टम था कि जो स्लेव्स को हम हायर पोजीशन दे देते हैं, तो ये वाला सिस्टम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देता था एम्पायर को, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस. व्हाई? बिकॉज स्लेव्स वर वेरी लॉयल टू देयर मास्टर. जो स्लेव्स होते थे अपने मास्टर के लिए लॉयल होते थे, बट नॉट लॉयल फॉर देयर हायर्स. लेकिन उनके बच्चों के लिए वो इतने लॉयल नहीं होते थे. अब जब कभी भी नया रूलर बनता था तो ही हैड ऑलरेडी स्लेव्स. उसके अपने भी स्लेव्स होते थे, और जिसका जो राजा मर गया उसके भी स्लेव्स हैं. अब नोबिलिटी को लेके आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता था कि अब कौन नोबल या अब उस पोस्ट पे कौन रहेगा. तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंस्टेबिलिटी आ जाती थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो हिस्टोरियंस का मानना था ये जो हम स्लेव्स को हायर पोजीशन देते हैं, इसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स बट नॉट टू देयर हायर. उनके बच्चों के लिए नहीं वो लॉयल होते थे. एसेशन ऑफ न्यू मोनार्च ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट. हमेशा लड़ाई होती थी कि अब कौन से नोबिलिटी या कौन से स्लेव्स पोजीशन होल्डर होंगे. हिस्टोरियंस क्रिटिसाइज इट. जियाउद्दीन बरौनी ने इस अपॉइंटमेंट को लेके क्या कहा है? ठीक है, उसने ये कहा मोहम्मद तुगलक की वजह से देयर अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ द सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट. कि इस तरह जो ये अपॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल जजमेंट है सुल्तान का वो खत्म हो गया है. एंड इनकेपेसिटी ऑफ रूल, और वो कैपेबल नहीं है कि रूल कर सकें, तो उनको पोस्ट में रहने का भी अधिकार नहीं है. मतलब हिस्टोरियंस ने यहां तक कह दिया. सो दिस वाज द रोल ऑफ स्लेव्स इन कंसोलिडेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द दिल्ली रेन. ठीक है, समझ में आया?
सेकंड है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उस समय क्या था, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू इक्तास। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स वर नोन एज इक्तास। एंड मिलिट्री कमांडर्स, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, दे वर गिवन दिस एरिया एज अ गवर्नर इन इक्तास। उनको उन इक्तास में एज ए गवर्नर डिप्यूट कर दिया गया था। एंड द पर्सन हु गॉट दिस पोस्ट वॉज नोन एज इक्तेदास। उनको इक्तेदास बोला जाता था, जो इस इक्तास के ऊपर एज ए गवर्नर रूल करते थे। एंड व्हाट वाज द ड्यूटीज ऑफ दीज इक्तेदास? लीड मिलिट्री कैंपेनिंग। मीन्स जब भी मिलिट्री कैंपेनिंग होगी तो वो लीड करेंगे और सुल्तान को हेल्प करेंगे। मतलब अपने लिए एक मिलिट्री आर्मी जो है वो एक रेडी रखेंगे हमेशा टू हेल्प द सुल्तान। सेकेंड, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मीन्स द इक्ता इज द प्लेस वेयर ही वाज अ गवर्नर। तो वो उनकी प्लेस है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्तेदार फॉर इक्तेदार। एंड कलेक्ट रेवेन्यू, इसका भी रेवेन्यू कलेक्शन का जो वर्क था वो भी इक्तेदार के पास था। क्यों था? बिकॉज दे हैड टू गिव द सैलरी टू द सोल्जर्स। उनको सोल्जर्स को सैलरी देनी पड़ती थी। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी में से अ स्मॉल पार्ट दे केप्ट विद देम एज ए सैलरी, अपने पास रख लेते थे, और बाकी जो होता था वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग द सोल्जर्स एज देयर सैलरीज। क्लियर? समझ में आया? ये सब वर्क होता था इक्तेदार का। लेकिन अब एक चैलेंज या प्रॉब्लम थी इन फ्रंट ऑफ दिल्ली सुल्तान कि अगर इक्तेदार ज्यादा पावरफुल हो जाए तो वो तो रिवोल्ट कर देगा अगेंस्ट द सुल्तान। उसके पास पैसा भी है, मिलिट्री पावर भी है, तो बेटर है कि उसके ऊपर कुछ कंट्रोल रखा जाए। तो कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने क्या किया? ट्रांसफर ऑफ इक्तेदार। जिस एरिया का, सपोज इस एरिया का यहां से एक सर्टेन टाइम के बाद उसका ट्रांसफर कर देते थे ताकि एक जगह वो पावरफुल ना हो पाए। समझ में आया? इधर इक्तेदार है, इधर इक्तेदार है, इधर इक्तेदार है, और उनको ट्रांसफर कर देते थे ताकि उनकी पोजीशन एक जगह स्ट्रांग ना हो। दूसरा, नॉट हेरिडेटरी। मीन्स ये नहीं कि अगर फादर इक्तेदार है तो बेटा भी इक्तेदार बनेगा। जब तक फादर है ठीक है, उसके बाद ताकि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज ना होती है। एंड ऑफिस वॉज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि अगर आपको सपोज आपको इक्तेदार बना दिया, ये नहीं कि आप लाइफ लॉन्ग इक्तेदार रहेंगे, मे बी फॉर 4 years और 5 years, उसके बाद ये पोस्ट दूसरे को भी मिल सकती है। तो आप पावरफुल ना हो, इसकी वजह से कुछ चेक्स लगा दिए गए थे। ठीक है? एंड अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड। अब उनके इक्ताज में, उनके एरियाज में उनके ऊपर अकाउंटेंट बिठा दिए गए थे। अकाउंटेंट का काम क्या था? उस एरिया में रहते थे इक्तेदार के साथ, लेकिन काम किसके लिए करते थे? सुल्तान के लिए, कि कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, कितना एज अ सैलरी उन्होंने अपने पास रखा है, कितनी सैलरी उन्होंने सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट की है। ये सब की सब बातें वो सुल्तान को बताया करते थे। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग सुल्तान को वहां बैठे पता चल जाता था कौन सा इक्तेदार कैसा काम कर रहा है। ठीक है? अब गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स ओनली। अब हर इक्तेदार को, एक छोटा इक्तेदार है, कोई बड़ा इक्तेदार है, तो उनको एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स बताते कि हमें कितने ही सोल्जर्स रखने हैं, हमें 500 रखने हैं, हमें 1000 रखने हैं। तो ये भी अकाउंटेंट देखा करते थे कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स है उनसे ज्यादा इंक्रीज तो नहीं कर दिया, मतलब अपनी आर्मी की पावर बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री की पावर तो नहीं बढ़ा रहे। तो इस तरह वो चेक रखते थे और ईच एंड एवरी न्यूज दे गेव टू सुल्तान। समझ में आया इतना सिस्टम? इजी है बेटा? नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताएंगे। और इसके बाद रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू कैसे वो लोग कलेक्ट करते थे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और मंगोल अटैक्स को खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरह फेस किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये दो चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम समाप्त कर लेते हैं। द रोल ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स का क्या रोल था? बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज सुल्तान ट्रस्टेड ऑन स्लेव्स इंस्टेड ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स।
उनको लगता था इस पे ट्रस्ट करना बहुत इजी है और लॉयल होते हैं। बट हिस्टोरियंस दे डिडंट लाइक दिस सिस्टम। उनको लगता था इस तरह हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो द रोल ऑफ स्लेव्स। और इक्ता सिस्टम, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल एरियाज नोन एज इक्तास, और हर इक्तास पे एक मिलिट्री जनरल था, गवर्नर, उसको इक्तेदार बोला जाता था, जिसका काम क्या था, ड्यूटीज, लीड द मिलिट्री कैंपेनिंग, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्ट रेवेन्यू। लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल ना हो जाए, इस वजह से उनके ऊपर कुछ कंट्रोल करके चेक्स लगाए गए थे। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ इक्तेदार, नॉट हेरिडिटरी। उनका जो ऑफिस होता था हेरिडिटरी नहीं होता था, फादर के बाद बेटे को ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। ऑफिस वॉज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर 4 or 5 years, and accountants were appointed in these areas just to check on this iqtidars, or kept the required number of soldiers only। उससे ज्यादा वो सोल्जर्स नहीं रख सकते थे। तो बेटा अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, and don't forget to press the bell icon. Thank you.